बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान जी, आपको स्पोर्ट्स टॉन में वेलकम कहता हूं। डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है वन एंड ओनली इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम सर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इरफान? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी ठीक है। सर भाई डिस्कशन मेरा ख्याल है टेस्ट सीरीज से ही करते हैं। पाकिस्तान का हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ रन्स की बात करें तो बड़ी डिफीट उन्होंने देखी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। सम हाउ इट इज़ ऑन द रिटन ऑन द वॉल कि ये ऐसा होना ही है। बट उसमें कुछ हमें रेजिलियंस नज़र आनी चाहिए थी, कोई फाइट नज़र आनी चाहिए थी। पहले इनिंग्स के अंदर आप 104 ओवर खेलते हैं और ऑस्ट्रेलिया के आलमोस्ट करीब ओवर ही खेलते हैं और वो हमसे 200 ज़्यादा रन बनाते हैं। इसी तरह सेकेंड इनिंग में देखें तो हम 31 ओवर्स खेल पाते हैं। ये जो माइंडसेट है, कल भी हमने थोड़ी सी बात की, ये स्किल का आपकी नज़र में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसा हम जानते हैं कि वो टेस्ट चैंपियनशिप के भी फाइनलिस्ट हैं, जीत चुके हैं, चैंपियन हैं और ओडीआई के भी वर्ल्ड चैंपियन हैं। तो ये क्या आपको बेसिक लगता है कि टेम्परामेंट वाइज वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी स्किल बहुत ज़बरदस्त है, या ये हमारे लड़के पहले ही इस चल में थे कि हम ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत सकते? देखिए आप, इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ एवरीथिंग। जो पिछले हमारे इवन जो होम सीरीज़ गई हैं या जो पिछला टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल था 21 से 30 वाला, उसमें हमने होम सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, इंग्लैंड के ख़िलाफ़, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, तो ये तो आप कह सकते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया हम पहली दफ़ा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की लीजिए एज शान मसूद की कैप्टनसी में पहली दफ़ा जा रहे हैं। तो और वहाँ हमारा हिस्टोरिकली भी रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा, पिछले 30 सालों में हम वहाँ टेस्ट नहीं जीते। जी। और जो सिचुएशन है 95 में मेरा ख्याल है लास्ट हम टेस्ट जीते थे और हमेशा से पिछले 14-15 टेस्ट हम कंसेक्यूटिवली ऑस्ट्रेलिया में हारे हैं। हम्म। लेकिन अगर जो हमारा होम रिकॉर्ड भी देखें पिछली टेस्ट चैंपियनशिप का, वो भी कोई इतना अच्छा नहीं था। ऑस्ट्रेलिया से हम सीरीज हारे, इंग्लैंड से हारे, जी। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कोई इतनी अच्छी हमारी परफॉर्मेंस बराबर रही हमारी। बराबर ही परफॉर्म इतनी कोई होम में आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप अपनी होम सीरीज जीतोगे। इसी तरह जो अभी वाला टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल स्टार्ट हुआ था, उसमें ये बड़ी खुश आइन बात है कि हमने श्रीलंका को हराया, उनके होम में हराया, तो एक अच्छा स्टार्ट था। लेकिन अगर कंसिस्टेंटली आप परफॉर्मेंस देखें पिछले 2-2.5 सालों में पाकिस्तानी टेस्ट टीम की, तो वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। और अगर जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हुआ है, वो भी डेफिनेटली प्रेशर तो है ऑस्ट्रेलिया में खेलने का या कंडीशंस का या पिचेस का। हम हमेशा से हमारी जो टीम इंग्लैंड के अलावा अगर जहाँ भी हम जो सीना नेशन जिनको हम कहते हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जब भी हमारी टीम वहाँ पे जाती है, इंग्लैंड के अलावा और न्यूजीलैंड में भी थोड़ा बहुत कंपटीशन थी, लेकिन जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, जी। हमेशा से हमारी टीम वहाँ स्ट्रगल करती है। तो वहाँ पे जो परफॉर्मेंस एक सोने पे सुहागा हो गया, वैसे ही हमारी टीम इतनी थोड़ी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है या इतनी अच्छी नहीं परफॉर्म करी ओवर द लास्ट 2.5 ईयर्स। लेकिन जब वहाँ पे गए नए कैप्टन से, तो उसका एक कॉम्बिनेशन हो गया कि कंडीशंस का भी, प्रेशर का भी। तो स्टार्ट तो अच्छा किया, रेजिलियंस तो दिखाई, पहले 2 डेज में आप कह सकते हैं टेस्ट के अंदर थे, लेकिन देन इट समहाउ इट गॉट टू देम। अच्छा, उसमें हम हमेशा अपना कंपैरिजन पाकिस्तान टीम का ना इंडिया के साथ करते हैं। समहाउ नेबर्स भी हैं, माइंडसेट भी ऐसा है कि जब उनके साथ मुकाबला होता है तो हम आते हैं, फिर हम मैचेस को बड़ा कीनली देखते हैं। इंडिया एक ऐसी साइड है एशियन की, जितनी भी हम सब कॉन्टिनेंट की टीम की बात करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या इवन श्रीलंका की भी बात कर लें, भारत इज़ द ओनली साइड जो ऑस्ट्रेलिया को जाके हराती है। और अभी लास्ट अगर उनकी सीरीज़ की बात करें तो उन्होंने जिस तरह टेस्ट मैच जीता भी, और पहले अगर हम देखा जाए तो एक मैच के अंदर वो 37 पे आउट हुए, 36 पे आउट हुए, वो लोएस्ट टोटल पे। अगले मैच में उन्होंने 300 प्लस चेज करना था, वो चेज करके टेस्ट मैच जीता। ये जो माइंडसेट है, जो अप्रोच है, और समहाउ बिहेवियर, उनका खेलने का तरीका भी हमारे जैसा ही है। बट उनके बैट्समैन आपकी नज़र में ऐसा क्या करते हैं? वो टेक्निकली इतने साउंड हैं, बेहतर हैं कि वो इन पिचेस पे जाके इन ज़बरदस्त बॉलर्स को खेलते हैं। हालांकि वो भी किसी ना किसी शल में जाते हैं, डिबैकल में आते हैं, बट ओवरकम कर जाते हैं। जिस तरह मैंने एग्जांपल भी दी कि 36 पे आउट होना और अगला मैच जीतना, कि पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाता? देखिए, जो टेस्ट क्रिकेट की डेवलपमेंट है, उसमें डोमेस्टिक सेटअप का बहुत क्रूशल रोल होता है। जो रॉ टैलेंट है T20 या ODI में, काफ़ी हद तक रॉ टैलेंट की बेसिस पे आप जो एक्सपोजर आपने गेन किया होता है इंटरनेशनल लेवल पे खेल के, आप अगली टीम को शिकस्त दे सकते हो। और उसमें T20 और ODI ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें एक ही ऐसी आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस आ जाए या कोई एक ऐसा स्पेल आ जाए, फेज आ जाए, जिसमें आप अगली टीम के खिलाफ डोमिनेट कर दो, तो आप मैच जीत जाते हो। जबकि टेस्ट क्रिकेट ऐसा एक फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट का, और राइटली सो इसको कहते भी हैं कि सबसे मुश्किल फॉर्मेट है क्रिकेट का, और सबसे जो प्योरिस्ट हैं इसलिए इसको प्रेफर भी करते हैं। इस तरह के फॉर्मेट में आपने एक एक सेशन में, एक एक दिन में फाइट करना और एफर्ट करनी है। एक सेशन अगर आपका अच्छा भी हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैच जीत गए हो।
बल्कि जो अच्छी टीमें होती हैं वो इस तरह के बुरे सेशन से कमबैक करते हैं, और अगर कोई डोमिनेटिंग पोजीशन में आ जाए तो दूसरी टीम को उठने का मौका नहीं देते। तो वो जो टेम्परामेंट होता है या जो माइंडसेट होता है, वो आपको कंसिस्टेंटली डे इन डे आउट जब आप 4 डे क्रिकेट खेलते जी हैं, रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, तो डेवलप होता है। अब इंडिया की जो रणजी ट्रॉफी है, उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है बहुत अच्छा है। इसी तरह जो ऑस्ट्रेलिया की है शेफील्ड शील्ड है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट बहुत अच्छा है। इसी तरह इंग्लैंड की जो काउंटी चैंपियनशिप है, उसका बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है। और वहाँ पे जो जब क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट जब हम अपना कंपेयर करते हैं उनसे, तो उसमें हमें मानना चाहिए कि वो फ़र्क है। तो जब जो लड़के डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते हैं, 4 डे क्रिकेट में अच्छा खेलते हैं, अल्टीमेटली उन्हीं का ही वो टेम्परामेंट, माइंडसेट, वो जो पेशेंस, वो आप कॉन्फिडेंस वो डेवलप होता है कि वो टेस्ट क्रिकेट में भी लॉन्गर रन में बिल्कुल, फॉर्मेट और में जैसे परफॉर्म हमने कर खुरम सकता है। शहजाद का देखा, और हमारा जो दूसरा अमर जमाल था, उन्होंने 4 डेज में परफॉर्म करके टीम में आया और अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, सेटबैक दो अभी भी नजर आ रहे हैं। ये है कि जिस तरह हमने ब्रार का देखा, ब्रार अभी तक वो हम्म। नहीं हो सका, रिकवर कर पाया। आज की न्यूज़ ये है कि उसको स्ट्रेन आ रहा है। जहाँ तक हमने अच्छा खुरम शहजाद की बात की, हम्म। तो उनका भी आज स्कैन किया गया और मुश्किल लग रहा है कि वो सेकंड टेस्ट में खेल पाएंगे। ये जो माइंडसेट है हमारे लड़कों का, या बॉडी की बात करें, अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, मिल जाए तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे compete करने के लिए रेडी नहीं होते। और फिर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपनी फिटनेस, अपने प्रॉब्लम खुद ही किसी वजह से टीम से बाहर हो जाते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते हैं। तो ये दोनों का लॉस का होना, और ये जो सेकंड मैच में अगर ये दोनों नहीं होते तो कौन सी रिप्लेसमेंट समझते हैं आप? देखिए मेरे ख्याल में एक तो आपको शायद आपको जो आपकी टैक्टिक्स हैं वो थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। आप लास्ट मैच में 4 फास्ट बॉलर्स के साथ गए थे, जिसमें 2 एक किस्म के ऑलराउंडर थे, जिस तरह आमिर जमाल है या आमिर जमाल और फ़हीम अशरफ है। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 3 फास्ट बॉलर्स को खिला सकते हैं, हम्म। और एक आप स्पिनर साजिद खान जी को आप टीम में शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा 3 फास्ट बॉलर जो आपके पास इस टाइम है, शाहीन है, खुरम अगर नहीं फिट तो आप हसन अली को लेके आ सकते हैं, और आमिर जमाल। ये आपके 3 फास्ट बॉलर हो जाएंगे। चौथा आपके पास साजिद खान हो जाएगा, और आप इसकी जगह एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला सकते हैं। जी जिस तरह हम साइम अयूब की बात करें, वो एक एक्स्ट्रा जब आपको बैट्समैन आपकी टीम में आ जाएगा, तो जो एक बैटिंग कोलैप्स है जिस तरह हुआ, बॉलिंग नो डाउट हमारी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जो पहले टेस्ट में जो हमारी हार की वजह बनी वो हमारी बैटिंग कोलैप्स था। और ये हम्म। हमने बारहा देखा है, इवन पिछली सीरीज जो हमारी होती रही है, होम सीरीज में भी ऐसे कई मौके आए हैं कि जब एक स्टार्ट अच्छा मिला है, 2-3 विकेट के नुकसान पे हम 150-200 के करीब है, लेकिन उसके बाद से अचानक जब विकेट्स गिरना शुरू हुई और एक बैटिंग कोलैप्स हुआ है, उसने सारा मोमेंटम और सारे टेस्ट और मेरे मोमेंटम ख्याल को है एक जो खराब कर दिया। डिबेट हो रही है साजिद खान या नुमान अली, तो साजिद खान बेहतर ऑप्शन इसलिए मुझे लगती है क्योंकि मेलबर्न में थोड़ा बॉल स्पिन भी होता है, आल्दो कि सिडनी में से भी ज़्यादा होगा। दूसरा ये कि ऑस्ट्रेलिया के पास 6 लेफ्ट हैंडेड है, तो 6 लेफ्ट हैंडेड को माइंड में रखते हुए ऑफ स्पिनर की ऑप्शन मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके हम T20 स्क्वाड जो न्यूजीलैंड के लिए सेलेक्ट किया गया उस पर भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स में हम बात कर रहे थे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज और T20 स्क्वाड के हवाले से। आज फिर डिस्कशन के लिए हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन किया है पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम रऊफ भाई। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया रऊफ भाई आपके टाइम का। होपफुली आप ठीक ठाक होंगे। रऊफ भाई, दो चीज़ों पे हम आपकी राय लेना चाहेंगे। पहले हम T20 स्क्वाड के हवाले से बात कर लेते हैं। शहीनशाह अफरीदी को वाइट बॉल में कैप्टन बनाया गया। ओबियसली बाबर आजम को 4 साल का रन मिला, कोई टाइटल नहीं जीत पाए। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखे तो चलें वो भी उनकी अच्छी थी, बट जो विक्ट्रीज हम डिमांड करता है कंट्री, कोई टाइटल खास तौर पे मैं हमेशा समझता हूँ कि किसी स्पोर्ट्स को जब तक विक्ट्रीज नहीं मिलती तो उसके हीरोज नहीं बनते, और यंगस्टर के लिए आपकी फॉलोइंग नहीं आती। एक तो चले ये भी बता दीजिएगा, क्या ये बनता था CN बाबर आजम को रिप्लेस करने का? और दूसरा जो T20 स्क्वाड आपने आई एम श्योर देखा होगा, उसमें काफ़ी यंगस्टर को भी चांस दिया गया, जिसमें हम अगर बात करें तो आजम खान को दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली है, हसीबुल्ला को मिली है। इसी तरह 3 जो कंसेक्टिव सीजन के अंदर साहबजादा फरहान की बात करें, और जिन्होंने इस सीजन में भी 492 रन बनाए, उनको अपॉर्चुनिटी मिली। ये ओवरऑल आप कैसे देखते हैं सिलेक्शन को? देखिए सिलेक्शन में थोड़ा फॉल्ट तो है डेफिनेट, क्योंकि उसमें आप देखें कि जो आप वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस है, उसके बाद एशिया कप में आपकी परफॉर्मेंस है, और लास्ट 2 ईयर की परफॉर्मेंस है, तो उसमें बनता था कि जो सीनियर आपके प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट दिया जाता। और स्पेशली जो T20 फॉर्मेट है, जो कि शॉर्ट फॉर्मेट है, जिसमें आपको न्यू ब्लड चाहिए और आपको फ्रेश लेग्स चाहिए,
तो उसमें आपको जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर इंडल्ज कर सकते आपको करने चाहिए थे। जिस तरह की इंडिया ने अभी किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और सूर्य कुमार यादव की क़यादत में उन्होंने जितने भी नए लड़के थे सबको चांस दे दिया। तो अब पाकिस्तान को भी इसी तरह करना चाहिए था, मगर अब यहाँ पर क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि जो हमारे ऊपर से नीचे तक होते हैं उनकी अपनी जो सीटें होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, तो टांगें उनकी कांप रही होती हैं, तो उनको फिर अपनी सीटें बचाने के लिए 1-2 मैचेस जीतना ज़रूरी है और उनका सहारा लेना पड़ता है सीनियर प्लेयर्स का, जिसकी वजह से ना तो पाकिस्तान क्रिकेट आगे बढ़ रही है, ना कोई सिस्टम फ्लॉरिश कर रहा है, ना आपकी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बन रही है और ना ही आगे कोई बेहतरी की उम्मीद है। तो ये रऊफ भाई जैसे बात हम कर रहे थे, ये डिबेट आई डिस्कशन में कि बाबर आजम और रिजवान को शायद रेस्ट दिया जाएगा इस T20 सीरीज में और सारे यंगस्टर को करेंगे। और जैसे भारत की बात करें तो भारत ने अभी भी जो बैटिंग की बात करें तो 6-7 लड़कों को अपॉर्चुनिटी दी बैटिंग के अंदर, और अभी भी जो साउथ अफ्रीका के सीरीज खेल रहे हैं आप देख लें, ओडीआई के अंदर भी तमाम यंगस्टर खेल रहे हैं। तो ये जो माइंडसेट अपनी सीट बचाने का या लड़कों को रखना सीनियर पे डालना, और सीनियर भी कई दफ़ा अगर हम बात करें तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात आती है। यहाँ तो हम लड़कों को चांस नहीं देते, अगर देते हैं तो उनको फिर बेंच पे रखा जाता है, और अगर दिया भी जाता तो ऐसे नंबर पे खिलाया जाता है जो शायद उस बच्चे का नंबर नहीं होता। जैसे हमने बहुत बात की और आपसे भी बड़ी दफ़ा हमने राय ली कि बाबर और रिजवान अगर ओपन कर रहे हैं और पाकिस्तान कोई टाइटल नहीं जीत पा रहा एवरेज टोटल, ये तो आपको लगता है कि अभी ये कोई चेंजिंग होगी या अभी भी आपको वही सिनेरियो जो पिछली रिजीम का था वही नज़र आ रहा है? देखिए, यहाँ पर असल में प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है और उसमें ये लोग बहुत ज़्यादा कामयाब, पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स भी इसमें शामिल हैं, इसमें मीडिया भी शामिल है, उसमें आपके एक्स लेजेंड्स भी शामिल है, उसमें आपका ये जो क्रिकेट बोर्ड है वो सब लोग शामिल हैं। तो इनको पता है कि सिस्टम को कैसे चलाना और अपने आप को कैसे बचा के आगे चलना है। तो इस वजह से पाकिस्तान का सिस्टम आगे जा नहीं रहा। जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी और ये जो आपने इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात की है, तो ये चीज़ क्लियर नहीं होगी तो उस वक्त तक आप कोई चीज़ आप देखेंगे, हमने बाबर या रिजवान की या शाहीन अफरीदी की या किसी और की हमने परफॉर्मेंस को क्या करना है जब पाकिस्तान ही कोई टाइटल नहीं जीत रहा, पाकिस्तान की जो पोजीशन है नीचे आ रही है। आप टेस्ट रैंकिंग में कहाँ पर खड़े हैं, आप नीचे, आपने एशिया कप में आपकी परफॉर्मेंस देखी, अपनी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देखें, और उससे पहले भी आप अगर जो सीरीज़ है आपकी ऑस्ट्रेलिया जो आपकी होम सीरीज़ हुई है, इंग्लैंड के खिलाफ हुई है, न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई है, जिसमें आपकी पूरी जो बॉलिंग लाइन थी वो भाग गई थी। तो अब ऑस्ट्रेलिया में भी वही चीज़ें हैं। तो अब देखें कि ये आगे तो बिल्कुल बढ़ने को तैयार ही नहीं है, ना इनकी कोई पॉलिसी है। अभी इस न्यूजीलैंड सीरीज बड़ा आपके पास एक और फिर गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि आप जितने यंगस्टर्स हैं सबको ट्राई आउट कर देते, क्योंकि हारना जीतना मकसद नहीं है, मकसद है कि आपने लॉन्ग टर्म टीम बनानी है और उसको लेकर चलना है। तो अब आप ऑस्ट्रेलिया में भी आप सीरीज सारी हारेंगे, वाइट वॉश होके आएंगे, फिर न्यूजीलैंड में भी अगर आप 1-2 मैचेस जीत भी गए तो उससे पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फायदा होगा। तो ये चीजें देखने वाली हैं। उसके बाद फिर जिस तरह आपने बाबर आजम की कैप्टनसी की बात की है, तो उसको लाया भी रॉन्ग तरीके से गया था, ना उसको प्रिपेयर किया गया था, ना मेंटली प्रिपेयर किया गया था, ना फिजिकली, और ना ही उसको एजुकेट किया गया था कैप्टनसी के लिए, और फ्रॉम नो वे उसको ला के बिठा दिया। पर उसी तरीके से फिर उसको निकाल दिया और उसकी जो रिप्लेसमेंट थी उसमें तैयार भी नहीं था, तो इसलिए आपको शान मसूद को लाना पड़ा। अब शान मसूद का देखें कि 19 आपकी कंसेक्टिव इनिंग्स में फेलियर है, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी कैप्टन का इससे बड़ा फेलियर नहीं है। वो पाकिस्तान के कैप्टन है। तो आप सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग जो आपके स्किल्स हैं उस पर तो आप पाकिस्तान टीम को नहीं लीड कर सकते। आपको तो अगर लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है या मैचेस जितवाने हैं तो आपको अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव करना पड़ेगा। फिर शाहीन अफरीदी की इंजरी आपके सामने है, वो लेगामेंट इंजरी के बाद उनकी रिकवरी पूरी नहीं हुई थी, वापस लाया गया, जिसकी वजह से उनकी पूरा जो मैकेनिक था बॉलिंग का वो डैमेज हो गया। अब वो उनकी पेस भी खत्म हो चुकी है, 130-132 से वो बॉलिंग करते हैं, लाइन लेंथ उनकी वो रही नहीं है, तो उसके बाद उनको कैप्टन बना दिया गया। तो अब ये देखें ना कि अब ये कोई आपका जो थिंक टैंक है जो आपको मशवरे देता है, जो लोग सिस्टम को चला रहे हैं, इसका मतलब कि उनमें एबिलिटी नहीं है, तो वो रोबी आपने शाहीन की बात की, मैंने आपके एक इंटरव्यू सुना, उसमें आपने बताया कि ये इंजरी इसकी रिकवर नहीं हो पाएगी और ये शायद लंबा खेल भी ना पाए, और अगर ये दोबारा इसको इंजरी होती है तो कैरियर भी खत्म हो सकता है। तो अगर इस पर भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, आप क्या रीजन लगती है आप? देखिए, इसमें बेसिक चीज़ ये है कि जब आप रिकवरी के बाद वापस आते हैं, बॉलिंग का एक मैकेनिज्म होता है कि आपकी जो हिप लाइन, जो शोल्डर हैं, हिप है, और उसके बाद आपके जो आपकी हील है वो अलाइन होने चाहिए एक लाइन में, तब जाकर आपके बॉलिंग मैकेनिज्म पूरा होता है।
तो उसके लिए फिर आपको रनअप से लेकर और आखिर तक आपको एक मैकेनिज्म है जो बॉलिंग का, उस पर चलना पड़ता है। जी अब जब इंजरी हुई है तो इन्होंने जो अपनी इनकी फ्रंट लेग थी उसको इन्होंने सेव करना शुरू कर दिया और उसको बहुत ज्यादा इन्होंने बाहर खोलना शुरू कर दिया। जब उसको बाहर खोलना इन्होंने शुरू किया तो ये जो स्टंप्स थी उनसे कोई 1-2 फुट ये साइड पर चले गए। एक तो इनका जो पॉपिंग क्रीज टू पॉपिंग क्रीज फासला दूर चला गया, फिर जो लेग्स जिनके रिट्रैक्शन थी वो ना होने के बराबर, ये शिन लीड जंप लेते थे, वो शिन लीड जंप इनका खत्म हो गया और इनका हाई जंप रह गया। जब हाई जंप रहा तो जो इनकी आगे जो फ्रंट लेग थी उसकी रिट्रैक्शन खत्म हो गई। जब आपकी फ्रंट लेग की रिट्रैक्शन खत्म होती है, इसका मैं आपको समझा दूं, जो फ्रंट लेग रिट्रैक्शन होती है बेसिकली ये जिस तरह गुलेल को हम खींचते हैं जी तो उसमें पावर जनरेट होती है उसके रबर में, जब उसको छोड़ते हैं तो उसकी स्पीड से जाता है। तो ये फ्रंट लेग रिट्रैक्शन सेम उसी तरीके से काम करती है बॉलिंग मैकेनिज्म में। जब ये आपकी खत्म हो जाए तो फिर आप दोबारा उस रिकवरी नहीं कर सकते। मैंने इसी वजह से कहा था कि अब ये अपने उसको सेव करने के लिए अब ये बॉडी के जो बड़े दूसरे मसल हैं, जिस तरह आपके शोल्डर हैं और आपकी बैक है और उसके बाद चेस्ट मसल है, उनको यूज कर रहे हैं। तो उससे आपका बॉलिंग मैकेनिज्म पूरा नहीं हो रहा है, इसी वजह से ये इंजरी प्रोन होते जाएंगे और फिर आस्ते आस्ते इनका कैरियर खत्म हो अच्छा जाएगा। रऊफ भाई, अगर जो करंट सिनेरियो है, वर्ल्ड कप ईयर भी है, जून जुलाई में T20 का वर्ल्ड कप है, तो इस सिनेरियो में शाहीन शाह अफरीदी तो हमारा एक मेन पेस बॉलर है। तो आपके ख्याल में किस तरह इनको हैंडल करना चाहिए? इनको भी रेस्ट देना चाहिए मजीद, या फिर इनको इसी तरह इनके वर्कलोड मैनेज करना चाहिए? दूसरा मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि पहले आपने कहा कि हमें तमाम ऑल आउट यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए था न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में, लेकिन हमने देखा कि जब लास्ट टाइम हमने इस तरह किया था यूएई में अफगानिस्तान के खिलाफ, तब बहुत एक डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट आया था T20 का। तो उसकी बजाय ये बेहतर स्ट्रैटेजी नहीं अडॉप्ट की कि बोर्ड ने कि एक मिक्स एंड मैच किया, कुछ यंगस्टर्स भी हैं, कुछ सीनियर एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं। तो अगर अभी हमको इस तरह की सीरीज डिफीट करते हैं, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं उस तरह का जो कॉन्फिडेंस लॉस होगा हमारा इस वर्ल्ड कप के इतनी करीब? देखिए, जब आप इस तरह के एक्सपीरियंस करते हैं तो फिर आपके बोर्ड को फर्म एक स्टैंड लेना पड़ता है, उनको स्टैंड लेकर खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका बोर्ड स्ट्रांग होगा तो इस तरह के वो डिसीजन लेता रहेगा। आपके सामने पूरी दुनिया की एग्जांपल्स है कि वो जी टीम चेंज कर देते हैं, जो स्पेशली T20 फॉर्मेट में अगर उनकी टीम, इवन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भी अगर 2-3 सीरीज हार भी जाए तो उनको कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि बोर्ड उनका स्ट्रांग होता है, तो वो फिर आगे चांस लेते हैं। इसी मीनवाइल उनके जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो तैयार हो जाते हैं और आगे फिर वो उसके बाद वो आगे डिलीवर करना शुरू कर देते हैं। हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वीक है, वो एक सीरीज का चांस ही ले सकता है। एक सीरीज का उन्होंने चांस लिया था अफगानिस्तान पे, जब उसमें उनका बैक फ्लैश आया तो उसके बाद फिर वो बिल्कुल भाग गए अपनी जगह से और जो नए लड़के थे सबको डिस्कार्ड कर दिया गया। तो ये चीजें वीक क्रिकेट बोर्ड की निशानी होती हैं। दूसरा, जहां तक आपने बात की है शाहीन अफरीदी की, तो मेरा ख्याल है कि अगर वर्कलोड मैनेजमेंट इनको पहले करनी चाहिए थी। आप देखें कि जब से वो पाकिस्तान टीम में आए हैं उन्होंने 750 से ज्यादा ओवर कर दिए हैं। आप दुनिया के किसी भी बॉलर को उनके साथ अगर कंपैरिजन करें तो वो उसने उनसे आधे बॉलर भी इन 3-4 साल में नहीं किए। तो जब आप इतना बड़ा वर्कलोड करेंगे, बर्डन डालेंगे एक फास्ट बॉलर पे जो बिल्कुल अर्ली स्टेज में आया हो अपने कैरियर की, तो उसको इस तरीके से मिस यूज आप करेंगे तो आप जो उसके बाद जो आपके कोचिंग पैनल है वो टोटल का टोटल इलिटरेट लोग हैं, उनको पता ही नहीं है किस तरीके से करना। अभी खुर्रम शहजाद की इंजरी आपके सामने आ जाएगी। हो गया, आगे क्या करना चाहिए? वो तो चले हो गया सो हो गया, आगे हमें शाहीन शाह अफरीदी को कैसे मैनेज करना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो उनको कैप्टनसी से हटाना चाहिए, क्योंकि देखें जब आप एक्स्ट्रा प्रेशर किसी पे डालते हैं यंगस्टर पे तो फिर उस पे सिर्फ ये नहीं होता स्ट्रेस, सिर्फ इस बॉलिंग का नहीं होता कि आपके मसल जो थकते हैं और उसके बाद आपके माइंड में स्ट्रेस होता है तो वो एक नुकसानदेह होता है, बल्कि स्ट्रेस इस चीज का भी आप पे अगर कंटिन्यू स्ट्रेस पड़ता रहे कैप्टनसी का, प्रेशर का, तो उससे भी आपके ऐसे हार्मोन्स खारिज होते हैं कि जो आपके पूरे जो बॉडी मैकेनिक्स हैं उसको तबाह कर देते हैं। तो ये चीजें इनको पता ही नहीं है, पता नहीं इन्होंने किस किस्म के लोग यहाँ पे रखे हुए हैं। अगर उन पर मजीद बर्डन डालेंगे तो वो मजीद खराब होंगे। अच्छा रोबी, दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा, बट उससे पहले ये जो करंट रिजीम है इस हवाले से पूछना चाहूंगा। ज़का अशरफ एंड इसको अब इसमें जैसे मोहम्मद हफीज को एज डायरेक्टर रोल रखा गया, कोच लगाया, फिर इसी तरह उमर गुल आ गए, सईद अजमल आ गए। अब ये जो जितनी थिंक टैंक है, आप एक तो किस तरह देखते हैं, ये किस तरह की है, और दूसरा ये जो बोर्ड है, ये डिसीजन आते जा रहे हैं, कभी हमने ऑडियो लीक देख रहे हैं, कभी उससे पहले चैट लीक हो गई, और इस तरह डिफरेंट टेंडर इश्यूज किए जा रहे हैं, उस पर भी काफ़ी सीरियस डिस्कशन हो रही है कि ये बोर्ड नहीं कर सकता। ये सारे ओवरऑल सिस्टम को और इस रजीम को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सामने बात यह है कि आपको एक फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा और आपको कुछ
पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे जिनके बगैर आप आगे नहीं चल सकते। ना आप मीडिया का प्रेशर बर्दाश्त कर सकेंगे, ना सोशल मीडिया को हैंडल कर सकेंगे, और ना ही जो लॉबीज अंदर काम करती हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर की, आप उनको हैंडल कर सकेंगे, ना फ्रेंचाइज का प्रेशर हैंडल कर सकेंगे। आपको पैरामीटर सेट करके लिखने पड़ेंगे। जिस तरह की आप देखेंगे कुछ प्लेयर टीवी पर बैठे हुए थे, मीडिया पर पूरा आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही थी, वो खेल नहीं रहे थे, वहां पर बैठे थे और पूरा मीडिया उनकी लॉबिंग कर रहा था कि इनको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। तो भाई उसका किस चीज पे आप प्रेशर डालें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे? वो तो फॉल्ट है प्लेयर्स की। तो ये अगर पैरामीटर सेट किया होता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि भाई एक चीज लिखी होती कि ये जो प्लेयर्स हैं जो कि आपके डोमेस्टिक सर्किट का हिस्सा नहीं है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को उन्होंने सेकंड प्रायोरिटी रखा हुआ, आप उनकी किसी सूरत पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन नहीं हो सकती। नंबर वन ये चीज। उसके बाद फिर आप ये जो लॉबीज हैं इसको खत्म करेंगे। ये देखें जिस तरह आप सिलेक्शन कमेटी बनाई, आपने आपके 4 प्रोविंस हैं, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, आपके पास 5 आ जाते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मतलब है स्टेट ऑफ पाकिस्तान के कि सबकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए उसमें। आपने सबको फारिग कर दिया, आपने लाहौर के 2 बंदों को पकड़ के पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी बना दी, 3 बंदों को। और सिर्फ लाहौर की नहीं बल्कि सिर्फ एक क्लब है मॉडल टाउन का, उसके 3 बंदे पकड़े पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी बना दी। जब इस तरह के ब्लंडर्स आप करेंगे तो फिर आप पे जो रिएक्शन तो आएगा, और रिएक्शन फिर आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है मेरा ख्याल है कि इनको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा रोबी यार, थोड़ा टेस्ट सीरीज के बारे से बात कर लेते हैं। शान मसूद का तो आपने जिस तरह बताया कि उसके 19 फेलियर हो चुके हैं, और लेकिन एक बात काफी की गई कोच की तरफ से और कैप्टन की तरफ से, जी हम इंटेंट आपको डिफरेंट नजर आएगी, हम रेजिलियंस शो करेंगे, हम मुकाबला करेंगे, कंपेटिटिव क्रिकेट होगी। इनमें से कोई चीज भी नजर नहीं आई। और जिस तरह हम बारहा कई दफा बात कर चुके हैं कि 29 ईयर से हम कोई विक्ट्री नहीं हासिल कर पाए ऑस्ट्रेलिया में, काफी बड़ी टीमें भी गई। तो ये क्या आपको लगता है कि ये हमने कल भी रमीज भाई भी साथ थे, उनसे भी बात की, ये स्किल लेवल का डिफरेंस आपको बहुत बड़ा नजर आता है ऑस्ट्रेलिया का और पाकिस्तान का मेंटली इशू है, या आपको लगता है कि ये पहले ही हिम्मत हार देते हैं और ये शायद अब ओडीआई या T20 के खेलने की हद तक हो गए हैं, टेस्ट में इनका बस ही नहीं चलता? देखिए मेरा ख्याल है कि जो हमारी सिलेक्शन होती है वो पूर होती है। किसी हद तक रेजिस्टेंस की थी 95 में जब हम आखिरी दफा जीते थे। जो पाकिस्तान की बड़ी टीम थे जिसमें वसीम अकरम भी थे, वकार भी थे, उसके बाद आपके सईद अनवर जैसे ओपनर थे, आपकी काफी तगड़ी टीम थी। मगर वो अनलकीली अगर हम दूसरा टेस्ट भी वहां पर जीत जाते, अगर गिलक्रिस्ट और वो जो लैंगर थे उनकी पार्टनरशिप कोई 350 रन पे ना चली जाती, और अर्ली हम 3 विकेटें ले चुके थे, मगर उसके बाद वो हार गया और टेस्ट सीरीज पाकिस्तान जीत सकता था। इसका यह मतलब नहीं है कि हम कभी वहां पर जीत नहीं सकते, हम उन्होंने बहुत ही क्लोज फिनिश किया हुआ वहां पर। मगर अब भी वो जो चीज़ है वो बहुत ज्यादा वो डिफरेंट है। वो इसलिए डिफरेंट है कि आप ये देखें, आप जो टीम लेकर गए हैं, आपने कैप्टन बनाया है बिल्कुल फ्रॉम नो वे से पकड़ कर, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। पहले तो सबसे पहले उस पर अपनी परफॉर्मेंस का बर्डन होगा। उसके बाद जो आपने फास्ट बॉलिंग लाइन अपनी सिलेक्ट की है, आपको पता है शाहीन अफरीदी स्ट्रगल कर रहा है। वो जो पीछे सीरीज थी आपकी, जो होम सीरीज टेस्ट सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या इंग्लैंड के खिलाफ, वो नहीं खेले थे वो, ठीक है। उसके बाद जो वर्ल्ड कप है उन्होंने बहुत बुरी तरह स्ट्रगल किया था और अपने कोटा ही मुकम्मल नहीं कर सके थे। एशिया कप में स्ट्रगल करते रहे, तो वो आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपका मेन एक वो आपकी बॉलिंग लाइन को लीड करके आपको विक्ट्री दिला सकेगा, जबकि जो दूसरे बॉलर हैं बिल्कुल न्यू कमर, आप उनकी बात नहीं कर सकते। उसके बाद जो आपका स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट, आप देखें कि इनका विजन और थिंक टैंक देखें कि अबरार को ये लेकर गए हैं वर्ल्ड कप के लिए, और वहां पर 45 दिन उसको बिठाकर रखा और उसको बिल्कुल रस्टी कर दिया गया वहां पर बिठा के। भाई अगर वो आपके प्लान का हिस्सा नहीं था, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज ऑस्ट्रेलिया की उसको खिलानी थी, तो फिर आपको उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने देनी चाहिए थी, ताकि वहां पर वो उसके जो बॉलिंग मैकेनिज्म है वो यूज टू रहता, वो काम करता रहता और वो ऑस्ट्रेलिया में आके काम आता है। तो अब देखें कि उसको नोवेयर पे लाकर छोड़ा है। वो एक साइड मैच खेला क्योंकि 2 महीने से बैठा हुआ था। बैठने के बाद जैसे ही वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आया, ऑस्ट्रेलिया में 4 रोजा मैच खेला, वो अनफिट हो गया और आपकी सारी की सारी बॉलिंग लाइन कोलैप्स कर गई। तो अब हमारे ये डिसीजन मुझे बताया ना कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक ही है ना। अब इंटेंशन का जो भी हो तो उससे तो फर्क नहीं पड़ता ना। रऊफ भाई, आपके ख्याल में जो बॉलिंग लाइनअप है, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इस टाइम डोमेस्टिक में, उनके उसके हिसाब से क्या होनी चाहिए थी सिलेक्शन? अगर शाहीन नहीं फिट तो किसको खिलाते? अगर आमिर जमाल को नहीं खिलाना था तो किसको खिलाते? या खुरम शहजाद को नहीं खिलाना था तो किसको खिलाते? देखें, रिप्लेसमेंट बनाना मेरा काम थोड़ा, रिप्लेसमेंट बनाना तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो अरबों रुपया खर्च कर रहा है डोमेस्टिक पे, इनका काम है। अब ये नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान के पास 20 बॉलर हैं। किधर गया मूसा खान, किधर गया मोहम्मद हसनैन, किधर गया वो जो अब्बास, उसके बाद वो दूसरे जो बॉलर थे जो यंगस्टर, उनका मुझे नाम नहीं आ रहा, अमीर हमजा किधर है, और कई बॉलर जो आए हैं इन्होंने जाया कर दी। अब देखें मसला ये, अब देखें ये जो आपने खिलाए हैं ना,
ये भी कोई बहुत परफेक्ट बॉलर नहीं है, कोई एक आध इनिंग में हो जाता है, ठीक है, सारा विकेटें ले लेते हैं। मगर जो आमिर जमान है और जिसके बाद ये जो खुर्रम शहजाद है, इनके एक्शन में भी बेशुमार फॉल्ट है। और खुर्रम शहजाद को मुझे याद है कि मैं जब लाहौर कलंदर का पहला प्रोग्राम था, मैं भी बॉलिंग में उसका ये मैंने किया था इनका साथ, इसको सरगोदा से पिक किया था। और मैं 5 साल के बाद उसको देखा है, 5 साल के बाद भी उसी जगह से वो बॉलिंग कर रहा है, 2 फुट अवे जाके क्रीज से, जहां से 5 साल पहले था। तो इसका मतलब है कि जो आपने बॉलिंग कोचेज वहां पर लगाए हुए हैं, जिनकी एजुकेशन मैट्रिक भी नहीं है, तो उन्होंने क्या इम्पैक्ट डाला, स्वाय वो बर्बादी के करोड़ों रुपए आपने उन पर खर्च कर दिया। तो उसका एंड रिजल्ट ये निकला कि खुर्रम शहजाद एक इनिंग एक टेस्ट मैच में बॉलिंग करके अगले में अनफिट होकर बाहर हो जाएगा। तो ये अब देखें, देखने वाली चीजें हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई तवज्जो नहीं है इस पे। अच्छा रो भाई, अब ऑब्वियसली बड़ी डिफीट हमें मिल चुकी है, 350 प्लस रन की डिफीट, और सेकंड हाईएस्ट रिजल्ट के लिहाज से, रन के लिहाज से देखें तो इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट बड़ी डिफीट पाकिस्तान को हुई। अब सेकंड मैच चले, पर्थ जितनी उतनी फास्ट विकेट नहीं होगी, मेलबर्न पे मैच होना है, और उस तीसरा सिडनी में है, थोड़ी सी चले एक रे ऑफ होप ये है कि चले बेहतर पिच होगी, शायद हमारे बैटर सर्वाइव कर पाए। बट बॉलिंग इतना बड़ा कंसर्न है कि हम 20 आउट ही नहीं कर पाते, और टेस्ट मैच जीतने के लिए मैंडेटरी है कि आप 20 आउट करें। लास्ट सीरीज मुझे याद पड़ता है कि हम दोनों टेस्ट मैच के अंदर टोटल 15-16 विकेटें ले सके, इस टेस्ट मैच में भी हमने 15 आउट किए। तो ये अब आपको लगता है कि जिस तरह खुर्रम शहजाद को भी आज की न्यूज़ ये है कि स्ट्रेन फील कर रहा है और उसका स्कैन करवाया गया, बरार अभी फिट नहीं है, किसको रिप्लेसमेंट में देखेंगे? शाहीन से पूरे टेस्ट में 2 आउट हुए, क्या बॉलिंग कम्बिनेशन एक्सपेक्ट करते हैं सेकंड मैच में? और देखिए, अब मेरा नहीं ख्याल खुर्रम शहजाद को खिलाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं अवे स्टंप जाकर, फिर उनको जब वो एक फ्रंट ऑन बॉलर है, फिर अवे जाकर स्टंप से बॉलिंग करते हैं, और फिर उसको दोबारा मुड़ के वापस से बॉलिंग फेंकनी पड़ती है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को, और वो डेड पिचेस पर उनको ये साइड स्ट्रेन या इंटरकोस्टल इंजरी होनी थी, और वो मसला होगा अगर उनको टेस्ट मैच भी खिलाया तो शायद में भी एक इनिंग भी पूरी ना कर सकें। तो ये प्रॉब्लम इनको आते रहेंगे। उसके बाद शाहीन अफरीदी भी स्ट्रगल कर रहे हैं जिस तरह की वो जिस तरह के रिदम में है। फिर बॉलिंग में भी इनको नुमान अली को खिलाना पड़ेगा अगले मैच में, और उसके बाद फ़हीम अशरफ की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क है। उनकी ना सिर्फ पाकिस्तान टीम में इंक्लूजन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अब उनको भी मेरा ख्याल है कि कैरी नहीं करना चाहिए, उनकी जगह पे भी किसी दूसरे को खिलाना चाहिए वहां पर। मगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मेरे लिए जो सबसे बड़ा गो के पर्थ में, हालांकि हैजलवुड को आउट करने चाहिए थे, मगर वो उस तरह आउट नहीं कर सके। मगर आखिर में जो उन्होंने 3 विकेटें ली हैं, वो आगे जाकर पाकिस्तान को अगले टेस्ट में बहुत ज्यादा कास्ट करेंगे, क्योंकि वो वापस अपनी लाइन एंड लेंथ उन्होंने पकड़ी है। और जब इस तरह के बॉलर को इस तरह स्लिप में विकेटें मिलना शुरू हो जाएं, तो वो फिर बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। अच्छा, मैं लास्टली आपसे ना जानना चाहूंगा बैटिंग के हवाले से भी। टेस्ट में देखा जाता है कि हमारी चले एक चीज कंसिस्टेंट थी, वो बैटिंग लाइन एटलीस्ट हमारी साल 1.5 से 2 साल से यही खेल रही है, और जब से अजहर अली गए तो शान मसूद भी तीसरे नंबर पे आगे खेल रहे हैं, बाबर पक्के हैं 4 पे, फिर साउथ शकील भी आ चुके हैं, सलमान अली आगा भी साल से ज्यादा हो चुके हैं। ये बैटिंग हमारी एशिया की कंडीशन में तो अच्छा खेलती है, बाहर जैसे ही घर से बाहर जाते हैं तो पूरे एक्सपोज हो जाते हैं। बाबर हमारे नंबर 1 बैटर कहा जाता है, उनसे भी बड़ा हमारा पूरा न्यूक्लियस उनके गिर्द घूमता है। ये जो परफॉर्मेंस थी बैटिंग की कि पहले मैच में हमने अगर 100 से ज्यादा ओवर खेल दिए तो रन हमने 270 समथिंग कर रहे हैं, दूसरे मैच इनिंग्स के अंदर 31 ओवर खेल पाए। तो ये बैटिंग को कैसे देखते हैं पाकिस्तान की आप? देखिए, बैटिंग का सेम वही प्रॉब्लम है। आप देखें कि यहाँ पर जब उन्होंने पिचें बनाई हैं, बिल्कुल बैटिंग सरफेस थी और उसमें रोड पिचेस थी। इंग्लैंड के खिलाफ आपने देखा पिंडी टेस्ट में गैर मैरी पिच पे खिलाया और बॉल नहीं पहुंच रही थी। तो अब इस तरह की पिचें बना के आप यहाँ पर खेलते जाएंगे, मगर जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड वगैरह जाएंगे तो स्ट्रगल हो गया। आपने लास्ट टेस्ट में देखा होगा कि जितने पाकिस्तान के बैट्समैन कीपर के पास या स्लिप में आउट हुए, उनका जो अपर है, जो हैंडल है बैट का, उस पे बॉल लगा, बॉल ऊपर थोड़ा सा कैरी किया, वो नीचे खेले, क्योंकि बॉटम एंड और बिल्कुल नीचे घुसकर खेलते हैं। जिस तरह असल सरफराज है, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक है, उसके बाद आपके शान मसूद हैं, ये सब इनकी एक ही टेक्निक है। ये एक ही टेक्निक है। साउथ शकील एक ही टेक्निक से बैटिंग करते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस आता है तो क्योंकि ये बॉटम एंड से नीचे जाकर खेल रहे होते हैं, तो वो उनका कैरी ऊपर वाला एज लेता है और स्लिप में चला जाता है। तो ये थोड़ा सा इनको यहाँ पर प्रैक्टिस पहले करके जानी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि इस किस्म की यहाँ पर प्रैक्टिस करके गए। तो बैटिंग में लास्टली मैं आपसे जानना चाहूंगा, बैटिंग में अगर इम्पैक्ट डालने के लिए एक्स फैक्टर डालना होता, तो जो आप डराने की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को जब तक डराया ना जाए, अटैक ना किया जाए, वो काबू नहीं आती, तो आपके ख्याल में साइम अयूब जैसे बैटर को डाल के पाकिस्तान को चांस नहीं लेना चाहिए था? किसको डालकर? साइम अयूब की बात कर रहा हूँ जी मैं, जिसने अभी बहुत रन भी किए हैं डोमेस्टिक में।
देखिए मेरा ख्याल है कि बिल्कुल करना चाहिए और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए जब यंगस्टर सामने होता है और उसके बाद कंसिस्टेंट वो परफॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि उनकी आई साइड सेट होती है और किसी भी जगह पर वो परफॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसका भी और साहबजादा फरहान इन सबको वहाँ पर ट्राई आउट करना चाहिए था, क्योंकि अगर आप इस तरह के डिसीजन लेने से घबराएंगे तो फिर आप पाकिस्तान की टीम कभी भी नहीं बना सकेंगे। फिर आप इनके गिर्द ही आप घूमते रहेंगे। ये जो आपके टॉप प्लेयर हैं जो हर टीम के खिलाफ खेलकर सारे मैचेस खेलकर अपनी रैंकिंग ऊपर कर लेते हैं। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है इस माइंडसेट अप्रोच से बाहर आना होगा कि पर्सनल माइलस्टोन मैटर नहीं करते, टीम की विक्ट्रीज मैटर करती है। रो भाई आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे फ्यूचर में हमारे। अज़हर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह जी आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।